अब ये जो क्वेश्चन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ये जो क्वेश्चंस जो है ना तो टीचर्स के माइंड में आता है ना स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, क्योंकि हम मोटा मोटी तौर पर बेसिकली कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को याद कर लेते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे स्पेशल लिखा है कि ये जो एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, इससे ऊपर वाले एलिमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, ना तो ये एम्प्टी हुए हैं, ना ये हाफ फिल्ड हुए हैं और ना ही ये फुल्ली फिल्ड हुए हैं, फिर भी ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्टेबल होता है। क्यों? डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी होली, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो होली है आप सभी अपने परिजनों के साथ अच्छे से मनाएं, अच्छे तरीके से मनाएं, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। हैप्पी होली टू एवरीवन। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कलर एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लैंथेनाइड्स के। जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लैंथेनाइड्स के बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं और उसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको भी हम पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मेनली पढ़ेंगे कलर एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले तो मैं ये रखने वाला था कि इस लेक्चर के अंदर अकेला मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करने वाला था, क्योंकि वो थोड़ा सा इलेबोरेट टॉपिक है और थोड़ा सा उसके अंदर से क्वेश्चन किसी भी टाइप में पूछा जा सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप से एग्जाम में पूछ लिया जाए तो छोड़ा जाए। फिर भी मैंने सोचा कि अगर मैं अकेला ऑक्सीडेशन स्टेट आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करता तो हमारे 2 लेक्चर और बनते, इसलिए मैंने 2-3 कैरेक्टर्स को और ऐड कर लिया ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में, और बाकी के जो 3-4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बचेंगे वो हमारी कल वाले वीडियो में आ जाएंगे। तो जैसा कि नाम से ही पता चला, कलर एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज। अगर बात की जाए कलर की, तो जो हमारे लैंथेनाइड्स हैं, देखने में हमने पहले भी कैरेक्टर पढ़ा था भी, उनकी जो अपीयरेंस है वो कैसी होती है, सिल्वरी वाइट होती है। क्लियर है? लेकिन सारे जो लैंथेनाइड्स है वो सिल्वरी वाइट नहीं होते, जब वो आयन की फॉर्म में होते हैं। आयन की फॉर्म का मतलब क्या भाई, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो वो सर्टेन कलर शो करते हैं। उसका रीजन हमने पहले भी पढ़ा हुआ भाई कि कोई भी एलिमेंट जिसके आउटर शेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारा कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। तो लैंथेनाइड्स क्या चले जाते हैं भाई, एफ ट्रांजिशन चले जाते हैं, जिस कारण से जो है वो क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं। दूसरा आता है हमारा स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज। स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो स्पेक्ट्रा है लैंथेनाइड्स का वो कैसा आता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रा की अगर बात की जाए, मान लिया हम ट्राई पॉजिटिव आयंस की बात करते हैं। ट्राई पॉजिटिव आयंस का मतलब क्या है भाई, जब लैंथेनाइड्स 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो जो उनका स्पेक्ट्रा मिलता है, वो जो एब्जॉर्प्शन बैंड आता है उनका, वो बिल्कुल शार्प आता है। क्लियर है? तो इसके अंदर हम स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज को इतना डिस्कस नहीं करेंगे, मेन फोकस करेंगे हमारा कलर के ऊपर। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया लैंथेनाइड जो सिल्वरी वाइट है, बट इन आयनिक फॉर्म वो क्या शो करते हैं भाई, कलर शो करते हैं इन एक्वस एज वेल एज इन ए सॉलिड स्टेट इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब मान लिया भाई कोई लैंथेनाइड है, इसके साथ यहां पर एनायन था क्लोरीन, और किसी दूसरे लैंथेनाइड के अंदर यहां पर एनायन आ गया ब्रोमीन। तो पहले एनायन था क्लोराइड, फिर एनायन है ब्रोमाइड। तो सोचा तो क्या जाएगा, कलर चेंज होगा, लेकिन कलर चेंज नहीं होता है। तो इसके अंदर एक लाइन और लिख सकते हैं हम, इफ एनायन चेंज देन आल्सो कलर रिमेन सेम, कि एनायन चेंज होने पर भी कलर हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। अब बात आती है सर किस केस में जो कलर है वो कैसा आएगा। तो ये देखा गया है कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एलिमेंट के पास में, उस टाइप का जो कलर है वो सेम रहता है। मतलब मैं क्या लिखूंगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, मैं इसलिए लिख रहा हूं, द टाइप ऑफ कलर फॉर्म्ड बाय आयन डिपेंड अपॉन the type of color formed by ion depend upon the number of unpaired electrons। किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऊपर। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब जो कलर है लैंथेनाइड आयन का, वो रीजन क्या है उसका, वो रीजन है उसका एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन विजिबल रीजन। वो क्या करते हैं भाई, विजिबल रीजन से जो है लाइट का एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, एंड उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो शो कर देते हैं।
जिसके कारण क्या हो जाती है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाती है इस एब्जॉर्प्शन के कारण। जब वो विजुअल रीजन से एब्जॉर्प्शन करते हैं तो उससे क्या हो जाती है भाई हमारी FF ट्रांजिशन, या फिर बोल सकते हैं हम किसके अंदर ट्रांजिशन हो जाती है 4F के अंदर। जैसे मैंने टेबल पहले से ही बना रखी है भाई, जैसे लेंथेनम 3 पॉजिटिव की अगर बात की जाए तो इसके पास 4F में क्या है 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से ल्यूटेटियम 3 पॉजिटिव की बात की जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में कितने हैं 14, यानी F पूरा भरा है, यानी कि जो इसका जो F है पूरा भरा है, इसका जो F है पूरा खाली है। अब इसके अंदर भी कोई अनपेयर्ड नहीं, इसके अंदर भी कोई अनपेयर्ड नहीं है, तो कलर ये दोनों कैसे होते हैं भाई कलरलेस होते हैं। इसी प्रकार से सीरियम 3 पॉजिटिव या Ce3 पॉजिटिव, इसके आउटर शेल के अंदर क्या है एक इलेक्ट्रॉन 4F के अंदर, इसके अंदर कितने हैं 14। अब F में अगर 13 इलेक्ट्रॉन है, F में 13 इलेक्ट्रॉन, तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया अनपेयर, क्योंकि फुल्ली फिल्ड है 14 में, एक अनपेयर्ड हो गया, एक अनपेयर्ड इसके पास है, तो दोनों का कलर कैसा है भाई कलरलेस है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। सिमिलरली Pr3 पॉजिटिव के केस में 2 इलेक्ट्रॉन है 4F के अंदर, इसके अंदर अगर 12 आ गए तो 2 अनपेयर्ड हो गए, तो इसका कलर ग्रीन है और इसका पेल ग्रीन है, क्लियर है। इसके बाद इसी तरह से Nd3 पॉजिटिव में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका जो कलर है वो लिलैक होता है, जबकि Er3 पॉजिटिव में 11 इलेक्ट्रॉन 3 अनपेयर्ड इसके पास, इसका कलर पिंक है। ये सबसे अलग है भाई, बाकी सब के आप कलर देखोगे ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे। इसी प्रकार से Pm3 पॉजिटिव के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आउटर में, ओफनियम 3 पॉजिटिव के ओल्मियम के अंदर 3 पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन यानी 4 अनपेयर्ड हैं, तो यहाँ पे 4 ही कुल इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, तो इसका कलर कैसा पिंक, जबकि इसका कलर कैसा होता है पेल येलो। बाकी सेम मिलेंगे। Sm3 पॉजिटिव में 5 है, इसका कलर येलो। इसी तरह Dy3 पॉजिटिव में 9 है तो 5 अनपेयर्ड हो गए, ये भी येलो है। यूरोपियम 3 पॉजिटिव में 6 है पेल पिंक, Tb3 पॉजिटिव में 8 है यानी अनपेयर्ड 6 रहोगे तो हमारे पेल पिंक हो गए। कैसे दिखा सकते हैं इसको, देखो जैसे ये वाला मैं दिखा देता हूँ। F के अंदर हमारे 7 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7, 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, ये जो हैं 6 अनपेयर्ड है। इसमें कितने 8 2 3 4 5 6 7, 8 भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 और ये 8वां, तो ये 6 अनपेयर्ड है, इसके अंदर भी 6 अनपेयर्ड है, तो इस वजह से इनका जो कलर है वो पेल पिंक सेम है। इसी तरह से Gd3 पॉजिटिव में 7 है तो ये क्या हो गया कलरलेस, क्लियर है। तो इसी प्रकार से कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं भाई जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन तो सेम है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं भाई समेरियम 3 पॉजिटिव का और यूरोपियम 3 पॉजिटिव का, Sm2 पॉजिटिव एंड यूरोपियम 3 पॉजिटिव, अगर दोनों की बात की जाए दोनों स्पीसीज क्या हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे हैं भाई, इस समेरियम का एटॉमिक नंबर भाई हमें पता है कितना है 62, यूरोपियम का एटॉमिक नंबर कितना है 63। अब 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर दिए 60 इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसने 3 यूज कर दिए 60 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों स्पीसीज कैसी हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब जैसे यहाँ पे हम केस पढ़ रहे थे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर सेम थे तो कलर ऑलमोस्ट सेम थे, तो जरूरी नहीं है अभी कि जो डाई पॉजिटिव और ट्राई पॉजिटिव बनते उसमें भी कलर क्या आए सेम आए। जैसे कि समेरियम 2 पॉजिटिव का जो कलर होता है वो हमारा ब्लड रेड होता है, जबकि यूरोपियम 3 पॉजिटिव का जो कलर होता है वो हमारा पेल पिंक होता है, हल्का जो है पिंक होता है, ठीक है। इसी प्रकार से यूरोपियम 2 पॉजिटिव की बात की जाए तो इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है स्ट्रो येलो होता है, जबकि गोडोलिनियम 3 पॉजिटिव का जो कलर है ये हमारा कैसा होता है कंपाउंड कलरलेस होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग कंपाउंड की जो टेबल आपको दी हुई है वहां से आप कलर अब इनके लिए देख सकते हो, क्लियर है। जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप लेंथेनाइट्स को याद कर रहे हैं तो आपकी कॉपी के फर्स्ट पेज के ऊपर सभी एलिमेंट्स के नाम, उनके सिंबल और एटॉमिक नंबर जरूर होने चाहिए। अगर आपने वो याद कर लिए हैं तो जो नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मैंने बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझना कि किसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट और किस वजह से है,
तो अगर आपको उनके एटॉमिक नंबर याद, उनके सिंबल याद हैं, तो वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो क्या आता है हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर बात की जाए लैंथेनाइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी भी हमारी n-2f 1 to 14 n-1 d0 to 1 ns2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे n की वैल्यू 6 थी। सबसे पहला जो एलिमेंट था भाई हमारा, वैसे लेंथेन में डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक नहीं है, फिर भी इसको लिख लेते हैं जिनोन 54 5d1 और 6s2। तो अगर देखा जाए इसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं लैंथेनाइड्स की, तो 3 इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, मतलब इनकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है +3। बट इंस्टेड, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी एलिमेंट्स जो हैं +3 ही शो करते, बट इंस्टेड दे आल्सो शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, कि ये इसके साथ साथ क्या शो करते हैं भाई +2 और +4 भी शो करते हैं, ठीक है। अब जब बात की जाती है दोनों स्टेट की +2 और +4 की, ये क्यों शो की जाती है, इसका रीजन क्या है, टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F0 F7 F14, मतलब या तो बिल्कुल एम्प्टी या फिर हाफ फिल्ड और या फिर फुल्ली फिल्ड होने के लिए वो क्या शो करते हैं, +3 तो कॉमन है ही, लेकिन कई बार +2 भी शो कर देते और कई बार +1 भी शो कर देते। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर हम जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, पहला ही एलिमेंट है हमारा एफ ब्लॉक का सीरियम एटॉमिक नंबर 58, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनोन 54 4f2 5d0 और 6s2। अब ये एलिमेंट अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो पहले इलेक्ट्रॉन एस से निकलेंगे, उसके बाद एफ से, क्योंकि डी में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। अब 2 एस से जाएंगे तो +2 शो करेगा। अब एक यहाँ से गया तो क्या शो करता +3, लेकिन एक गया तो क्या हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f1, ज़्यादा कुछ स्टेबल है नहीं, तो इसलिए ये 2 भी देगा, तो इसलिए क्या शो करता है भाई +4 शो करता है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, टर्बियम, जिसका एटॉमिक नंबर है भाई कितना था 65 होगा शायद, हाँ 65, कितना भाई 65। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जिनोन 54 4f9 5d0 6s2। अब अगर हम इन एलिमेंट्स के अंदर बोलें कि +3 कॉमन स्टेट होगी तो वो गलत होगा। क्यों भाई, क्योंकि मैंने बताया +2 या +4 क्यों शो करते हैं, ताकि वो या तो F0 हो पाए या F हाफ फील्ड हो जाए या फिर F फुल्ली फील्ड हो जाए। तो यहाँ पर क्या है भाई हमारा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकल जाएं, 2 इसके अंदर से निकल जाएं, यानी +4 के अंदर टर्बियम +4 की अगर हम बात करें तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, जिनोन 54 4f7 5d0 6s0। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों के एग्जांपल दे करके नीचे लाइन लिख देंगे, दीज एलिमेंट्स डू नॉट शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दीज बिकेम 4f0 एंड 4f7, ठीक है, विच आर एक्स्ट्रा स्टेबल। क्लियर है, ये आप मेंशन कर लेंगे भाई स्पेशल, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, समझा मैंने आपको दिया है उसका रीज़न है क्या है। इसी प्रकार से सिमिलरली यूरोपियम एंड यटर्बियम डू नॉट शो +3 एंड +4, दे शो +2। मतलब अब ये जरूरी नहीं है भी सारे +4 ही शो करेंगे, कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो ना +3 शो करते हैं ना +4 शो करते हैं, वो क्या शो करते हैं +2। जैसे पहले हम बात करें यूरोपियम की, अब यूरोपियम का एटॉमिक नंबर कितना है हमारा 63। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई जिनोन 54 4f7 5d0 6s2। अब अगर ये +3 शो कर देगा
तो 2 तो S के निकल गए, एक F का निकल गया, D में 6 रह जाएंगे, +4 शो करेगा तो D में 5 रह जाएंगे। तो ये क्या चाहता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी चाहता है। तो ये केवल कौन से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अपने S के इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2। इसी प्रकार से यट्रबियम, एटॉमिक नंबर क्या है 70, जिनोन 54, 4F14, 5D0, 6S2। अब इसमें भी सेम केस है भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ वाले लूज कर देगा तो क्या शो करेगा, ये +2। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट हो गए जो केवल क्या शो करते हैं, +2 शो करते हैं भाई। सिमिलरली कुछ एलिमेंट्स है भाई, वाहिल, लैंथेनम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटेटियम शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एलिमेंट्स केवल क्या शो करते हैं भाई, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कैसे भाई, अब लैंथेनम का तो मैंने सबसे पहला ही लिखा था, लैंथेनम 54, 5D1, 6S2, 2 इलेक्ट्रॉन ये यूज कर देगा, तो जो 4F है वो 0 होता है यहाँ पे। तो लैंथेनम क्या होता है भाई हमारा, 4F0, 5D1, 6S2। यहाँ पे हमारा जिनोन होता है 54। तो क्या होगा, जिनोन 54, 3 इलेक्ट्रॉन ये हमारे निकल गए, तो क्या शो करता है लैंथेनम 54 के अंदर 4F0, 5D0, 6S0। सिमिलरली GD, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है हमारा गैडोलिनियम का 64 है, 63 नहीं 64 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गए भाई हमारे GD की, जिनोन 54, 4F7, 5D1 और 6S2। तो ये लूज करेगा तो एक D का, दोनों के दोनों S के। इसी प्रकार से थर्ड एलिमेंट कौन सा था भाई हमारा, ल्यूटेटियम। लास्ट जो एलिमेंट है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी इसकी, जिनोन 54, 4F14, 5D1, 6S2। तो इन दोनों को लूज करेगा। तो इस प्रकार से ये वे एलिमेंट जो केवल क्या शो करते हैं, +3। अब बात आती है, जैसे हमारा GD है भाई, ठीक है, इसके अलावा कुछ और जो एलिमेंट है, जरूरी नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करने से वो फुल्ली फील्ड हो जाए, वो हाफ फील्ड हो जाए, या फिर वो एम्प्टी हो जाए, तो ही वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। कुछ और सर्टन फैक्टर्स होते हैं जो हमारे उसकी स्टेबिलिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अब हम उन एलिमेंट्स की बात करें जिसके अंदर जो F है वो 0 हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एलिमेंट जो है दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो क्या लिखेंगे हमें, एक्सेप्शनली SM का एटॉमिक नंबर कितना है हमारा 62, एंड TM इसका एटॉमिक नंबर कितना है हमारा 69। शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन हाफ filled and a fully filled इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे भाई, जैसे स्मेरियम की अगर बात की जाए, आपको पता एटॉमिक नंबर कितना भाई 62, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जिनोन 54। अब इसमें हमें पता है इसमें 2 चले गए, यहाँ पे 5D0, तो कितना होगा ये, देखो भाई इसमें 2, 54 और 2 56 हैं कितने, तो क्या होता है हमारा 4F6 होता है, 6S2। तो ये जो है ऐसा नहीं होता कि हाफ फील्ड होने में इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कसर है, कमी है। तो ये क्या शो करता है भाई 4F6, 5D0, 6SA0। ठीक है, तो हाफ फील्ड होने में 1 इलेक्ट्रॉन कम है। इसी प्रकार से सिमिलरली PR, ND, DY। अब आप देखोगे PR का एटॉमिक नंबर 59, ND का एटॉमिक नंबर 60 और DY का एटॉमिक नंबर 66। शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हैविंग, क्या हो जाता है इसके अंदर F1, F2
एंड F8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्वेश्चन आता है सर ये +4 शो करते हैं, अगर ये +5 शो कर देता तो F7 हो जाता, फील्ड हो जाता। अगर ये +4 से आगे बढ़ जाता तो ये भी F0 हो जाता, ये भी F0 हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? तो यहां पर एक क्वेश्चन मैं बना देता हूं, एज दीज आर नॉट एम्प्टी filled or fully filled, yet they are stable वाही। अब ये जो क्वेश्चन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ये जो क्वेश्चंस जो है ना तो टीचर्स के माइंड में आता है ना स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, क्योंकि हम मोटा मोटी तौर पर बेसिकली कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को याद कर लेते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे स्पेशल लिखा है कि ये जो एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, इससे ऊपर वाले एलिमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, ना तो ये एम्प्टी हुए हैं, ना ये फील्ड हुए हैं, और ना ही ये फुल्ली फील्ड हुए हैं, फिर भी ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? स्टेबल होता है। क्यों? उसका रीजन क्या है? तो आंसर देखिए, वी कैन एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ these unusual oxidation state, which is dependent on some other factors। अब वो अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं भाई जो एलिमेंट की स्टेबिलिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं? नंबर 1 थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स, और नंबर 2 होते हैं वे कुछ काइनेटिक फैक्टर्स। अब ये थर्मोडायनेमिक फैक्टर क्या होते हैं, काइनेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, ये मैं मेरी एक वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है और काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर क्या हैं? मोर इंपोर्टेंट है, विच आर मोर इंपोर्टेंट, yet these elements are less stable। लेकिन ऐसा नहीं है कि भी इन दो फैक्टर के कारण ये एलिमेंट ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे उन एलिमेंट्स के कंपैरिजन में जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +3। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। +3 वालों के साथ अगर इनका कंपैरिजन किया जाए फिर भी ये हमेशा क्या है? लेस स्टेबल ही रहते हैं उन एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइड्स। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है भाई कि हम रिएक्टिविटी की जब बात करते हैं लैंथेनाइड्स की तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइड्स, एक बात का हमें पता है कि जो लैंथेनाइड्स होते हैं भाई वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण उनका जो नेचर है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। अब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो यानी ये एलिमेंट्स क्या होंगे? रिएक्टिव होंगे। तो क्या लिखेंगे? दीज आर मोर रिएक्टिव देन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में जो हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी 4f एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं या ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इस वजह से क्या होते हैं, हम कुछ से इनकी रिएक्टिविटी के एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर इनको हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो इनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। दीज टर्निश इन एयर। ठीक है, अगर हम इनकी फाइनली डिवाइडेड फॉर्म बना दें तो एयर के अंदर ये अपने आप जलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे? नंबर 1 इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट दीज बर्न इन एयर, हवा के अंदर जलना स्टार्ट कर देते हैं। एंड फॉर्म सिसक्योक्साइड। अब ये क्या होते हैं भाई? हमारा Ln2O3 फॉर्म की। लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है भाई जो सिसक्योक्साइड नहीं बनाता है, सीरियम, विच फॉर्म CeO2।
ठीक है। इसी प्रकार से जो यट्रबियम है भाई वो रिएक्ट नहीं करता है एयर के अंदर, उसका रीजन क्या है भाई, क्योंकि वो अपने चारों तरफ क्या बना लेता है कि प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेता है ऑक्साइड की, वो एयर के कारण ये टच में नहीं आ पाता है उस प्रोटेक्टिव कोटिंग के कारण। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा आता है दीज आर लेस रिएक्टिव इन कोल्ड वाटर, कि ठंडे पानी के अंदर जो है ये कम रिएक्टिव है, बट हाईली रिएक्टिव इन हॉट वाटर, गर्म पानी के अंदर ये जो बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। उसी प्रकार से थर्ड, जब ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो कौन से कंपाउंड्स के हाइड्राइड बनाते हैं, क्या फार्मूला होता है हमारा LNH3, तो क्या लिखेंगे दीज फॉर्म LNH3 व्हेन कंबाइंड विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ जब इनको कंबाइन किया जाता है, टेम्परेचर कंडीशन इसके लिए होती है भाई 200 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। उसी प्रकार से फोर्थ, ये हेलोजन के साथ कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं हैलाइड्स, दिस फॉर्म हैलाइड्स, ऑक्सीजन के साथ है ऑक्साइड्स एंड सल्फर के साथ है सल्फाइड्स बनाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से फिफ्थ है नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये नाइट्राइड्स बनाते हैं, दिस फॉर्म है नाइट्राइड्स विद ए नाइट्रोजन, फार्मूला क्या होता है नाइट्राइड का LNN3। इसी प्रकार से सिक्स्थ है भाई फॉर्म ऑक्साइड ऑफ अदर मेटल्स एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, किसकी तरह काम करते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई सीरियम इज यूज्ड एज ए स्क्वेंजर, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि जो स्क्वेंजर है उसका मीनिंग हमारा क्या होता है। अगर हम स्क्वेंजर की बात करें, अगर आप इसका ये लिखना चाहो स्क्वेंजर का मतलब क्या है तो आप लिख सकते हो एक केमिकल सब्सटेंस विच एडेड टू ए मिक्सचर टू रिमूव और डीएक्टिवेट इम्प्योरिटीज एंड अनवांटेड रिएक्शन प्रोडक्ट, कि वो कोई केमिकल सब्सटेंस जो हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं या फिर किसी अनवांटेड जो सब्सटेंस हमारा उसको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, वो जो है सीरियम का हमारा यूज होता है। अब बेसिकली किसके अंदर यूज होता है, या तो ऑक्सीजन के हमारा इम्प्योरिटी हो या सल्फर की हमारी इम्प्योरिटी हो, क्लियर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर हम लेते हैं साल्ट्स या सॉल्यूशन या सोल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स, कि ऐसे कौन से कंपाउंड्स होंगे लैंथेनाइड्स के जो वाटर सोल्यूबल होंगे और ऐसे कौन से कंपाउंड्स होंगे जो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर सोल्युबिलिटी की या वाटर इनसोल्युबिलिटी, हम लिखेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड्स। तो मैंने आपको बताया भाई सोल्युबिलिटी के बेसिस पर हम सॉल्यूशन को दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक वो जो वाटर सोल्यूबल होंगे और एक वो जो वाटर इनसोल्यूबल होंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए वाटर सोल्यूबल, नाम से ही पता चल रहा है ऐसे लैंथेनाइड के कंपाउंड जो वाटर के अंदर क्या होंगे घुलनशील होंगे। तो वाटर सोल्यूबल के अंदर आ जाते हैं भाई हमारे जितने भी एलाइड्स हैं सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट फ्लोराइड, मतलब फ्लोराइड को मैं कहाँ पे लिख दूंगा भाई, वो वाटर इनसोल्यूबल है। तो वाटर सोल्यूबल में सारे एलाइड्स हैं, चाहे वो क्लोराइड है, ब्रोमाइड है या आयोडाइड है, केवल किसको छोड़ के भाई फ्लोराइड को छोड़ के, क्लियर। इसी प्रकार से लैंथेनॉइड्स के ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट, फॉस्फेट, क्रोमेट, ऑक्जेलेट, ईटीसी, ये सारे के सारे क्या हुए इनसोल्यूबल इन वाटर। दूसरी तरफ वाटर सोल्यूबल की अगर बात की जाए, जैसे मैंने बताया था लाइट्स में एक्सेप्ट फ्लोराइड बाकी सारे क्या वाटर है इनसोल्यूबल है। फ्लोराइड के अलावा भाई नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव जो हमारा होता है, और एसीटेट CH3CO नेगेटिव, परक्लोरेट
एंड साल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ लैंथेनाइड्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे वाटर इनसोल्युबल होते हैं। ठीक है, अब अगर इनके सोल्युबिलिटी पैटर्न की बात की जाए तो ये इनका जो सोल्युबिलिटी पैटर्न होता है वो ग्रुप 2 एलिमेंट्स की तरह होता है। इसकी तरह होता है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स की तरह होता है। अब ग्रुप 2 एलिमेंट्स के अंदर सल्फेट एक ऐसा होता है जो वाटर इनसोल्युबल होता है। तो यहाँ पर इसका जो सल्फेट कंपाउंड हमने पढ़ा था भाई, वो हमारा क्या होता है, ये सेम फॉलो पैटर्न करते हैं किसकी तरह, ग्रुप 2 एलिमेंट्स की तरह, केवल किसको छोड़ के, सल्फेट को छोड़ के। यानी कि जो सल्फेट है वो क्या होता है, सोल्यूबल इन वाटर होता है, लेकिन केवल सल्फेट वाला साल्ट अगर हम बात करें उसको छोड़ करके बाकी सब का जो पैटर्न होगा हमारा ग्रुप 2 एलिमेंट्स की तरह होगा। क्लियर है? तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी पोर्शन के अंदर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कोई पॉइंट अच्छे से ना समझ में आया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम शॉर्टली जो उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगेन आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।